हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या फिर मूर्ति कला की जानकारी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास पैग ग्रुप के प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के बारे में। एम.एफ. हुसैन जो कि एक चित्रकार ही नहीं, फिल्म निर्देशक भी थे, फिल्म निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं और चित्रकार के रूप में तो बहुचर्चित रहे हैं। आधुनिक भारत के पिकासो के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, इनके कौन कौन से चित्र थे, क्या क्या विशेषताएं थी और किन समस्याओं का सामना इनको अपनी लाइफ में करना पड़ा। क्योंकि ये एक चित्रकार ऐसे चित्रकार हैं जो जितने ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं उतने ही ज्यादा विवादों में भी रहे हैं, खुद विवादों में घिरे रहे हैं। और एक ऐसा चित्रकार जिसे अपना देश छोड़ना पड़ा किन्हीं कारणों से, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। और हाँ, गला थोड़ा खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, पानी चेंज होने की वजह से मेरा गला खराब है, लेकिन कोई नहीं। चलिए, हम शुरू करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूं जो कि पेपर में आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एम.एफ. हुसैन, जिनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, जिनका जन्म 7 सितंबर सन 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पढ़रपुर या पंढरपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? सोलापुर। सोलापुर के निकट कहाँ? पंढरपुर में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, माफ करना। इसके बाद बढ़ते हैं शिक्षा की ओर। इनकी मृत्यु भी 2011 में हुई थी, इसके विषय में आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो इनके विषय में जाने। आधुनिक भारत के अंतरराष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की आधुनिक चित्रकारों में, वो है हमारे एम.एफ. हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन। पूरा नाम याद रखना। इनकी शिक्षा जो है इंदौर कला स्कूल में 1 वर्ष इन्होंने देवलालीकर से ली। देवलालीकर जो कि दत्तू भैया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1935 ईस्वी में ये मुंबई आ गए। 1935 ईस्वी में ये मुंबई आ गए और मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में इन्होंने प्रवेश लिया 1935 ईस्वी में। तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? एक तो देवलालीकर इनके गुरु रहे, दूसरे ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने शिक्षा अध्ययन की थी। किसने? इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी या पढ़ाई की थी आर्ट्स की। किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने। ये अपने बोल्ड और जीवंत रंगीन पेंटिंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी जीवंत पेंटिंग बनाने के लिए ये जाने जाते हैं। यहाँ से आगे हम कुछ इनके जीवन के जो पड़ाव आए हैं, जो इम्पोर्टेंट पड़ाव हैं, जो इनके महत्वपूर्ण मोड़ हैं, उनके विषय में जानेंगे कि कब क्या हुआ। ये क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं, इसलिए इनके पूरे जीवन का जो इम्पोर्टेंट समय है, जो इनके हम कहें महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पर लिया है। 1936 से 37 ईस्वी के बीच ये होल्डिंग पेंटिंग करने लगे थे। जो आप देखोगे सिनेमा घरों की या बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाती थी, तब ऐसा नहीं था कि छप के आती थी, तो ये उनको पेंट करते थे, ये पेंटिंग बनाते थे। और 1941 में ये मुंबई के सबसे अच्छे होर्डिंग पेंटर बन गए मिस्टर भिड़े के बाद। पहले नंबर पर कौन था? मिस्टर भिड़े थे और दूसरे नंबर पर आपके एम.एफ. हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन जी थे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर दूसरे सबसे अच्छे होर्डिंग पेंटर बन गए। 1941 तक ये फेमस हो गए। ठीक है, और साथ ही इन्होंने गुजराती दृश्यों का प्रभाववादी चित्रण भी शुरू कर दिया। गला ज्यादा ही खराब है। गुजराती दृश्यों का प्रभाववादी चित्रण इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्रम से सारी चीजें हैं, आराम से जीवन की कहानी सुनते चलिए। फिर क्या हुआ? 1941 में इनका विवाह हो गया और उसके बाद ये फर्नीचर डिजाइन की नौकरी करने लगे। फर्नीचर्स, जो कुर्सी मेज वगैरह होती हैं, उनको बनाने की या उनके डिजाइन करने की ये नौकरी करने लगे। 1946 ईस्वी में इन्होंने दृश्य चित्रण प्रारंभ किया और इसकी प्रदर्शनी 1947 में लगाई। 1 साल बाद इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। दृश्य चित्रण करने में ये आप देखेंगे, ये घनवादी कलाकार भी हैं, ये प्रगतिवादी कलाकार भी हैं, कहीं ना कहीं प्रभाववाद भी इनके चित्रों में दिख जाता है। इन्होंने सारी टेक्निक्स अपनाई। इनकी एक मैं जीवनी के टाइप में इनका वो व्याख्यान पढ़ रही थी, उसमें इन्होंने कहा, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका।
मेरे बड़े बेटे को जब पसंद आया ड्राइंग करना तो मैंने कहा सारी चीजें ट्राई करो, ठीक है, यही ये भी कर रहे थे। तो 1946 ईस्वी में इन्होंने दृश्य चित्रण प्रारंभ किया। 1947 में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 1948 में ये पैग में सम्मिलित हो गए और अजंता की भावमग्न नारियों, बसौली की चटक रंग योजना तथा लोक कला के आधार पर 5 चित्र बनाए। जो अजंता में भावमग्न नारियां हैं, अजंता की नारियों का लावण्य जो है बहुत अतुलनीय है, उसको इन्होंने अपना आधार बनाया। बसोहली के रंग योजना, बसोहली में आप लोगों को याद होगा चटक रंग योजना थी। चलिए यहाँ पर बताइए, बसोहली शैली किसके अंतर्गत आती है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत या राजस्थानी शैली के अंतर्गत? ये क्वेश्चन आप लोगों से है। बसोहली शैली किसके अंतर्गत आती है, फटाफट बताइए कमेंट में आप लोग, ठीक है। और लोक कला के आधार पर इन्होंने 5 चित्र बनाए। 1950 ईस्वी में अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी इन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगाई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी पहली एकल प्रदर्शनी है। अच्छा ये भी बताइए कि पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पैग ग्रुप पढ़ाया है, यहाँ पर आप बताइए कि पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। चलिए 1971 ईस्वी में इनकी महाभारत श्रृंखला के 30 चित्र साओ पालो ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित किए और यहीं से इन्हें भारत का पिकासो की उपाधि मिली, ठीक है, भारत का पिकासो, ठीक, भारत का पिकासो याद रखना। चलिए 2004 ईस्वी में इन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रदर्शनी पियरे कारिदा गैलरी में पेरिस में आयोजित की थी, ठीक है, पियरे कारिदा गैलरी पेरिस में आयोजित की। और इस प्रदर्शनी में अर्ध श्रृंखला, एक अर्ध श्रृंखला थी इनकी, इसमें अर्थ या अर्ध 125 चित्रों का प्रदर्शन हुआ। अर्थ श्रृंखला के चित्रों का को स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदा था। ये क्वेश्चन आता है कि 2004 में इनकी प्रदर्शनी लगी, कहाँ लगी? तो कहाँ लगी? पियरे कारिदा गैलरी पेरिस में लगी। और इसके चित्र किसने खरीदे? तो स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2006 में ये भारत छोड़कर लंदन चले गए। इसका कारण क्या था? यहाँ आप देखें कि इनकी एक पेंटिंग थी 2006 में, फरवरी 2006 में इंडिया टुडे ने आर्ट फॉर मिशन कश्मीर शीर्षक से विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें एक पेंटिंग थी जो कि भारत माता की थी। इस पेंटिंग की काफी आलोचना हुई क्योंकि इसमें भारत माता को भारत के नक्शे पर नग्न महिला के रूप में दर्शाया गया था और उनके शरीर पर राज्यों के नाम लिखे गए थे। इसका भारत में बहुत विरोध हुआ, ठीक है। तो इसी कारण ये 2006 में लंदन चले गए थे भारत छोड़कर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये गर्मियों में लंदन और सर्दियों में कतर की राजधानी दोहा में रहा करते थे। 2010 में हुसैन ने कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, वहां रहने लगे, अपना पूरा निवास कर लिया और इन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। कहाँ की ली? कतर की, याद रखना, कहाँ की ली? कतर की नागरिकता ली। लेकिन इनकी मृत्यु 9 जून 2011 में लंदन में हुई, हार्ट अटैक आने से। हार्ट अटैक आने से इनकी मृत्यु 2011 लंदन में हो गई। और कब हुई? 9 जून को हुई और 10 जून को लंदन में ही इन्हें दफना दिया गया, ठीक है। तो 2006 में इनका भारत से जाने का कारण क्या था? ये कब गए थे? इसलिए कब गए? 2006 में। किस लिए गए? इंडिया टुडे ने इनकी एक पेंटिंग आर्ट फॉर्मेशन कमिश्नर कश्मीर, सॉरी, आर्ट फॉर्मेशन कश्मीर शीर्षक से एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें एक पेंटिंग थी जिसका नाम क्या था? भारत माता था। हालांकि ये पेंटिंग आगे आगे अभी आपको पता चलेगा बड़ी महंगी बिकी थी, लेकिन फिर भी इसका विरोध हुआ कि भाई भारत माता को आप नग्न कैसे बना सकते हैं। इसी विरोध में ये चले गए लंदन और लंदन के बाद कतर की इन्होंने नागरिकता ली। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ की नागरिकता ली? कतर की। और ये ध्यान रखो कि हुसैन जो है एक ऐसे चित्रकार हैं जिनसे एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो इनसे प्रश्न आएगा जरूर, ये गारंटी है। और इनकी यही पेंटिंग जो भारत माता वाली पेंटिंग थी, ये बिकी 80 लाख रुपए में। लेकिन फिर भी इन्होंने इस पेंटिंग को अपने आप डिस्ट्रॉय करने का वचन दिया था, लेकिन और फिर ये भारत छोड़कर चले गए, ये पेंटिंग इनकी बिक गई थी। इसके बाद जब किसी आर्टिस्ट को पढ़ते हैं तो उसके सम्मान और पुरस्कार जरूर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से भी बनेंगे। तो पुरस्कार तथा सम्मान की बात करें तो इन्हें भारत सरकार ने
पद्मश्री दिया। कब दिया? 1966 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। दूसरा, पद्म भूषण 1973 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार द्वारा ही पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत सरकार देती है अच्छे कार्यों के लिए, किसी अच्छे चित्रों के लिए, अच्छे साहित्यिक कार्य के लिए, अच्छे सामाजिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 1973 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, माफ करना। और भारत सरकार द्वारा ही इन्हें 1991 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वहीं केरल सरकार द्वारा इन्हें राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया, जो कि कब दिया गया? 2007 ईस्वी में। ये याद रखना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानद डायरेक्टर बनाए गए, ये हिंदू विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के और जामिया मिलिया इस्लामिया और मैसूर विश्वविद्यालय के ये मानद डायरेक्टर के रूप में रहे हैं। क्या रहे हैं? मानद डायरेक्टर के रूप में ये चुने गए। किस किस के? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय और मैसूर विद्यालय। ठीक है। फिर आता है ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इन्हें राष्ट्रीय कला पुरस्कार दिया गया 2004 ईस्वी में। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 1997 में दिया गया। 1997 ईस्वी में दिया गया। किसको? MF हुसैन को। तो ये सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर। ये इनकी एक मूवी थी जिसे इन्होंने बनाया था। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगात्मक फिल्म, हिंदी फीचर फिल्म के रूप में जानी गई और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 1968 ईस्वी में। ठीक है। थ्रू द आईज ऑफ पेंटर के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रयोगात्मक फिल्म का पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968 ईस्वी में। अच्छा, एक चीज और, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। लास्ट में मैं आपको इनकी पेंटिंग्स भी दिखा दूंगी, जिससे आपको इनकी टेक्निक पता चल जाएगी। ठीक है। इनकी पेंटिंग थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर के लिए बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया था। इन्हें गोल्डन बियर लघु फिल्म या शॉर्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया 1967 ईस्वी में। 2 पुरस्कार मिले। ठीक है। इसे म्यूजियम ऑफ मॉडर्न MOMA न्यूयॉर्क द्वारा खरीद लिया गया था। ठीक है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट MOMA न्यूयॉर्क द्वारा इस फिल्म को खरीद लिया गया था। ये ध्यान रखना, ये लघु फिल्म थी थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर। ओके, याद रखना। अंतरराष्ट्रीय द्विवार्षिकी पुरस्कार इन्हें मिला 1959 ईस्वी में, जो कि कहाँ का था? टोक्यो में मिला था। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1955 में, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये मैंने आपको बता दिया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा 1947 में इन्हें सम्मानित किया गया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई द्वारा इन्हें 1947 में सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया। तो ये इनके पुरस्कार और सम्मान थे। आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, कहीं पर नहीं भूलना है। इसके बाद आती है इनकी कला यात्रा। कला यात्रा वैसे तो कहें कि एक कलाकार जिस दिन ब्रश उठाता है उस दिन से उसकी कला यात्रा शुरू हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट है या वो बहुत पारंगत है, लेकिन अगर हम देखें प्रोफेशनल तरीके से तो तब शुरू होती है जिस दिन उसकी पहली पेंटिंग फेमस हो, या कोई ऐसी पेंटिंग जिसको कोई तारीफ करे। लेकिन इसका मतलब है उसके पीछे उसकी मेहनत रही है। तो कला यात्रा तो तब से शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी जो उसकी खासियत है, जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है, वहां इंपॉर्टेंस आ जाती है उसकी ड्राइंग की। हुसैन ने मोटे रेखाओं से घिरी मूर्त आकृतियों, घोड़े, गाय, हाथी, बैल को बनाने में महारत हासिल की। ये घोड़े बहुत अच्छे बनाते थे, लेकिन घोड़ों का चित्रकार कोई और है। आपको बताना है कि घोड़ों का चित्रकार किसे कहा जाता है, घोड़ों का चितेरा किसे कहा जाता है। चलिए, आप बीच बीच में ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूछती हूँ कि आप सजग रहें और आप बताएं। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं। ठीक है। अगला है
हुसैन अपने चित्रों में लोक प्रतीकों का सहारा लेते थे। लोक प्रतीक जैसे आपने देखा होगा, सिंबॉलिक चीजें, जैसे आप मान लो स्वास्तिक बना देते हैं ऐसे करके, लेकिन हाँ इनका स्वास्तिक नहीं, बाकी अन्य लोक प्रतीक, चिड़िया रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी ये प्रयोग करते थे। हुसैन के चित्र जो थे धुंधले मटमैले रंगों में नारी आकृतियों की विशिष्ट शैली विकसित की, और इस शैली का नाम हुसैन शैली है। हुसैन शैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हुसैन शैली किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि धुंधले मटमैले रंगों में नारी आकृतियों का अंकन जो हुसैन द्वारा किया गया है वो क्या कहलाता है? हुसैन शैली कहलाता है। इनका चित्रण विषय भारतीय सामाजिक पौराणिक कथाएं तथा जनजीवन था। इन्होंने रामायण महाभारत को चित्रित किया है ना। इन्होंने धार्मिक कथाओं को चित्रित किया, इन्होंने देवियों को चित्रित किया, और वही हिंदू देवियों को चित्रित करने के कारण ही ये विवाद में घिर गए थे, है ना। यही कारण था कि इन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। इनका माध्यम की बात करें तो जल रंग, तैल रंग और एक्रेलिक रंगों में इन्होंने काम किया है। 3 मीडियम्स में काम किया है, जल रंग, तैल रंग और एक्रेलिक रंग। इसके अलावा इन्होंने कई बार केवल स्केच करके छोड़ दिया है, पेंसिल से, ग्रेफाइट से, तो वो अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जिसमें से चुनिंदा चित्र या हम कहें मैक्सिमम चित्र मैंने ले लिए हैं, जो कि आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से चित्र हैं, और ये आपको याद रखने हैं। 3 गायों का चित्र, सांझ सवेरा, इंदिरा गांधी के 3 चित्र, ब्रिटिश राज, संसद उपनिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1957 में ये बना है। जमीन 1955 में इन्होंने बनाया। दो स्त्रियों का संवाद 1957 में बनाया। नीली रात इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1959 में बनाया। थिएटर ऑफ द एब्स्टर्ड या एवेस्टर 1990 में इन्होंने बनाया। श्री धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में संग्रहित है। फ्रंट पेज 1991 में समाचार पत्र पर स्याही भी बना है ना। तो यहाँ पर स्याही भी इन्होंने इस्तेमाल की। आदमी, बैलगाड़ी, मुर्गा, ढोलकिया, अंतिम भोज, बैल, सभ्यता व हिंसा, थीम ऑफ बगदाद इंपॉर्टेंट है, अलग है थोड़ा सा, तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हटके लग रहा है। जय हनुमान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जय हनुमान कंडोलेंस, ये अलग चित्र है, नहीं वो अलग चित्र हैं और ये इनके अलग चित्र हैं, है ना। जय हनुमान, करबला एक्रेलिक में इन्होंने बनाया। रिप्लेस, श्वेतांबरी, रागमाला, राइडर्स, दुपट्टे में 3 औरतें, कृष्ण मेनन का कुटुंब, अकेली सीता, विसर्जन, पोर्ट्रेट ऑफ अम्ब्रेला, महात्मा गांधी, पार्लियामेंट, मदर टेरेसा कैनवास पर। और यहाँ मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है और स्वास्तिक भारत माता का प्रतीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो इनके चित्र हैं, है ना, अकेली सीता, जय हनुमान, इनका एक कंडोलेंस भी चित्र है, इन्हीं के बनाए हैं, माफ करना मैंने कहा किसी और के बनाए। ये सारे चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी होंगे, याद करिए, बार बार याद करिए, है ना। इसके बाद रसिक परिवार, माधुरी दीक्षित, ये पोर्ट्रेट्स हैं जो इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए, ये मैंने यहाँ पर एक साथ कर दिए हैं। फूलन देवी, उर्मिला, अमिताभ बच्चन, अमृता राव, तब्बू, ममता बनर्जी, ये इनके माधुरी दीक्षित के तो फैन ही थे, बहुत बड़े फैन थे, तो ये सब चित्र इन्होंने बनाए। गणेश, बनारस के घाट, आंखों पर पट्टी बांधे, कृष्ण कथा, पोर्ट्रेट ऑफ द 10th सेंचुरी, उमर खयाम, यहाँ उमर खयाम है, ठीक है, खयाम, जापान में प्रेम, चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु, थिरकते हाथी, सरस्वती, आपातकाल और अश्वत्थामा। ये सारे चित्र किसके हैं? एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगी और बार बार आप देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ सीरीज भी बनाई, पेंटिंग सीरीज या हम कहें चित्र श्रृंखलाएं बनाई, जिसमें महाभारत, रामायण, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, बनारस के घाट, मध्य पूर्व बनारस के चित्र बनाए हैं। बनारस के घाटों का चित्र बहुत लोगों ने किया है, तो इनको याद रखना है। इन्होंने
एक्रेलिक में काम किया है, तैल में काम किया है बनारस के घाट का, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। और ये ऐसे चित्रकार थे, किसी को सिगरेट की डिब्बी पर पेंटिंग करके दे दिए, कभी किसी को अखबार के पहले पन्ने पर पेंटिंग करके दे दिए, जो टुकड़ा पाए, जो चीज पाए उस पे पेंटिंग करके दे दिया। माचिस की डिब्बी पे पेंट कर देना, सिगरेट के डिब्बे पे बना के दे देना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े पा गए वहां पेंटिंग कर देना, इनकी ये आदत सी थी। इन्होंने पुस्तक लिखी संसद उपनिषद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम हुसैन जी के विषय में बची हुई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपसे वन लाइनर के रूप में पूछी जाती हैं या कई बार इनसे रिलेटेड होती हैं, तो उनके विषय में हम आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा और सारी चीजें पॉइंट वाइज याद रखिएगा। एम एफ हुसैन की तकनीकी इम्पेस्टो के नाम से जानी जाती है। जो इनकी धूमिल मटमैली तकनीकी थी वो किसके नाम से जानी जाती है? इम्पेस्टो के नाम से जानी जाती है। इन्होंने इम्पेस्टो में भी काम किया है। इनके चित्रकला के साथ साथ इन्होंने फिल्म निर्माण, कोलाज, फोटोग्राफी, शायरी, मिट्टी के खिलौने, डिजाइन और अंग्रेजी कविताओं को भी लिखा है, या इन्हें अंग्रेजी कविताएं लिखने का शौक था। मतलब ये कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, तो ये कला में सर्वगुण संपन्न टाइप वाले इंसान थे, और इसीलिए इतने फेमस भी थे, और इसीलिए ये इतने विवादों में भी घिरे रहे, इतने विवादों में घिरे रहे कि अपना देश छोड़कर इन्हें जाना पड़ा, है ना। हुसैन का चित्र कपथ क्रिस्टी की नीलामी में बिका था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हुसैन प्राय दिल्ली व मुंबई में रहते थे। हुसैन भारत के ऐसे चित्रकार थे जो नंगे पैर रहते थे, और ये नंगे पैर रहने का भी कारण था, उस समय भारत में हिंदी काव्य में जो है प्रगतिवाद चल रहा था, या प्रगतिशील चित्रकारों का टाइम पीरियड चल रहा था। और उन्होंने क्या किया, मुक्तिबोध की मृत्यु हुई थी, एक मुक्तिबोध कवि थे, प्रगतिशील कवि थे, प्रगतिवादी कवि। तो मुक्तिबोध की मृत्यु हुई, इन्होंने चप्पल त्याग दी। मुक्तिबोध की मृत्यु के कारण इन्होंने चप्पल त्याग दी, और उसके बाद ही इन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी, हमेशा नंगे पैर रहते थे, ठीक है। हुसैन ने फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी थी, भाई कारण जानते हो, माधुरी दीक्षित, है ना। तो हम आपके हैं कौन, ये माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े फैन थे, तो इन्होंने 67 बार देखी। हमें लग रहा है बड़ी फुर्सत में रहते होंगे ये। इन्होंने अपनी पेंटिंग दुर्गा को सफेद रंग से पोत कर उसे विसर्जन नाम दिया था, और ये पेंटिंग इन्होंने बनाई क्यों थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु के टाइम इन्होंने बनाई थी, और उसको नाम दिया था विसर्जन। और ये बुनियादी तौर पर अगर हम कहें कि एक क्या थे, या सारी चीजों में से एक ले तो क्या थे, ये प्रतीकवादी थे। ये अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते थे। जैसे घोड़ा ऊर्जा का प्रतीक था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को ये प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे। इनकी एक पेंटिंग है, सूरज की, वो घोड़े की पूंछ में बंद कर लुढ़कता हुआ सूरज, ये यथार्थवादी पेंटिंग है, ये मैंने यहाँ लिखी नहीं है, याद कर लेना। इनकी मानवाकृतियां एक प्रकार से विकृत होती थी, है ना, जो पश्चिम शैली से प्रभावित थी। पाश्चात्य कला का प्रभाव होने के कारण इनकी जो मानवाकृतियां थी वो विकृत होती थी। 1948 के लगभग ये यथार्थवादी हो गए। मैंने बताया ना, यथार्थ, प्रगतिवाद, प्रभाववाद, घनवाद, सबका काम इन्होंने किया। घनवाद से आरंभ करके धीरे धीरे संपूर्ण विकृति की ओर पहुंचे, और इन्होंने मानवाकृतियों में चटक रंगों का प्रयोग लघु चित्रण की प्रेरणा से किया। चटक रंगों को लेने लगे, आकृतियों को, जो आकृति मूलकता थी कहीं ना कहीं वो गुम हो गई, और ये प्रतीकात्मकता की ओर, घनवाद की ओर अग्रसर हो गए। इनके चित्रों का आधार क्या था? अपभ्रंश शैली था। अपभ्रंश शैली में आप जानते हैं, बड़ी बड़ी परवल जैसी आंखें, है ना, नुकीली नाक, और ज्यामितीय चेहरे, हल्के से, है ना, कोणीय मुड़े हुए हाथ पैर होते थे, उसी का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। 1952 ईस्वी में एयर इंडिया, भारतीय सरकारी विमान सेवा के लिए इन्होंने हांगकांग, ताइक्वान, बैंकॉक, ज्यूरिक में म्यूरल भी बनाए, मतलब ये म्यूरल आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। मुक्तिबोध की पदावलियों का चित्रण इन्होंने किया। मुक्तिबोध की एक कविता है, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसका चित्रण इन्होंने किया है। किसका? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा का चित्रण किसने किया है? हुसैन ने किया है, याद रखना। एक भी पॉइंट ऐसा मैंने नहीं छोड़ा है जो इनके जीवन से संबंधित हो और आपके पेपर में आने की संभावना हो, ठीक है। बाकी आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर बताने का प्रयास किया है।
हुसैन के सहपाठी एन.एस. बेंद्रे थे, क्वेश्चन याद रखना। इन्होंने 12 फिल्में बनाई। हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया। स्टडीज ऑक्शन में इनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी और इसी के साथ ही भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट बन गए थे। ठीक है। बैटल ऑफ गंगा एंड यमुना, महाभारत 12, ये वर्ष 2008 में एक नीलामी में 16 लाख डॉलर में बिकी थी और यह साउथ एशियन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट की बिक्री में एक नया रिकॉर्ड था। इतनी महंगी पेंटिंग्स इनकी बिकने लगी थी कि ये सबसे महंगे आर्टिस्ट भारत के उस समय के बन गए थे, है ना। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि भारत का पिकासो इन्हें कहा जाता था, पर किसने कहा था? तो फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें भारत का पिकासो घोषित किया था, उसमें इन्हें सबसे पहले भारत का पिकासो कहा गया था। इसके अलावा मुगले आजम फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने युद्ध के दृश्य फिल्माने से पहले युद्ध और उसके कॉस्ट्यूम वगैरह के स्केच जो है हुसैन से बनवाए थे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा स्केच करते थे ये। और इन्होंने लव एंड गार्ड फिल्म भी जब बनाई तो उसमें स्वर्ग के स्केच जो है हुसैन से ही बनवाए थे। एम.एफ. हुसैन की बात मैं कर रही हूँ। अब हम इनके द्वारा बनाई गई फिल्में देख लेते हैं। इन्होंने 12 फिल्मों का निर्देशन किया। थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट 1967 में इन्होंने बनाई। गजगामिनी 2000 में इन्होंने बनाई, जिसमें मुख्य भूमिका में माधुरी दीक्षित तथा इनकी हुसैन की जो अपनी भूमिका थी इसमें कुणाल कपूर थे। ठीक है, तो हुसैन की भूमिका किसने निभाई थी? कुणाल कपूर ने निभाई थी, यही याद रखना। मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज, इसमें 3 शहरों की जो है कहानी थी, जिसमें तब्बू ने इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। और हैदराबाद, जैसलमेर और प्रयागराज में ये मूवी शूट हुई थी, यहाँ की कहानी थी। इसका भी बड़ा विरोध हुआ था और बाद में इसका चलाया गया। पहला सितारा ये इन्होंने शुरू की और इनके बेटे ने पूर्ण की थी, क्योंकि ये मूवी 2012 में बनके तैयार हुई थी। इसके अलावा इनके कुछ चित्र छूट गए थे। नीला लड़का, वीणा प्लेयर, इंडियन विलेज, थ्री हेडेड बुल, बैटल ऑफ द गंगा एंड यमुना, ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं, इसलिए मैंने लास्ट में दे दिए। फिर यहाँ पर जो हम आपको पेंटिंग दिखा रहे हैं, ये मदर टेरेसा की पेंटिंग है। आप देखेंगे यहाँ पर उनका फेस नहीं बनाया गया। जब इस पेंटिंग को बनाते टाइम, हम कहें इसको बनाते बनाते ये प्रतीकवादी हो गए थे। उनके वस्त्रों से इनका प्रतीक दिखा दिया। दया, करुणा और ममता का भाव जो है वो इनके चित्रों में दिखाया गया। ये बच्चा दिखाकर, कुछ सिंबल्स दिखाकर शांति का भाव दिखाया गया है। ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। और ये पेंटिंग आप देखेंगे इनकी ऑयल कलर्स में बनी हुई पेंटिंग है। महाभारत श्रृंखला या इससे संबंधित पेंटिंग है, या घोड़े वगैरह सब बनाए गए हैं। हुसैन की पेंटिंग आप यहाँ तकनीकी देखिए इनकी, ठोस सशक्त रेखांकन, है ना। कई बार आउटलाइन बिना किए छोड़ देना, यहाँ देखो बिना आउटलाइन के छोड़ दिया गया। साधारण सा चित्र बना के एक यहाँ पर मिस्र का थोड़ा सा भाव ले लिया गया है, हाथी बनाया है। अमूर्तता की ओर जब बढ़ रहे थे, ये उस समय की पेंटिंग है। ये है हमारे एम.एफ. हुसैन जी, जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई। एक इनकी पेंटिंग, अपनी पेंटिंग के साथ बड़ी ही खुश स्थिति में बैठे हैं। यहाँ ये पेंटिंग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, पैनल आर्ट्स करते थे ये। और ये इनकी घोड़ों की पेंटिंग, इन्हें घोड़े बनाना बहुत पसंद था। यहाँ देखेंगे आप इनके घोड़ों में भी ज्यामितीय तत्व लिए, कहीं ना कहीं गले में जब घुमाव है या पैरों के घुमाव है तो घनवाद का घनात्मक रूप हमें दिखाई देता है। ये हुसैन की घोड़ों की पेंटिंग। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा लाइक, और वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सुधार करना चाहिए या अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आगे मिलने वाली है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।